विषयों की बात करें तो यूपीएससी में 10 बरसों का ट्रेंड समाजशास्त्र सबसे पसंदीदा विषय रहा है, लेकिन कामयाबी मेडिकल, इंजीनियरिंग, कानून में ज़्यादा देखने को मिलती है। देश में सबसे श्रेष्ठ प्रतियोगिता में इस बार क्या सबसे खास है, क्या बदलाव है, बात करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान हैं। प्रोफेसर विजेंद्र चौहान हमारे साथ हैं, एसोसिएट प्रोफेसर हैं दिल्ली विश्वविद्यालय के। 22 सालों से आपने तमाम यूपीएससी के जो छात्रों के जो इंटरव्यूज़ होते हैं तैयार कराते हुए देखा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर जुड़ने के लिए। आप एक ऐसा चेहरा बन गए हैं जो इतने तमाम छात्रों को प्रोत्साहित करता है। जो इस बार सिलेक्शन हुआ है, पहले तो आप ही का आंकलन कैसे आप देख रहे हैं, क्या एनालिसिस आपकी, जो हमारे छात्र छात्राएं सफल रहे हैं इस बार? निधि, ऐसा हम लोग जब रिजल्ट को देखते हैं तो जो ट्रेंड पिछले कुछ सालों से चलता आ रहा है, फिलहाल उसी का कंटिन्यूएशन दिखाई देता है। जो टेक अवेज इसमें है वो ये है कि थैंकफुली हम देख रहे हैं कि महिलाओं की सफलता की स्थिति बेहतर होती जा रही है या लगातार कंसिस्टेंट बनी हुई है, जो कि एक पॉजिटिव बात है। इसके अलावा हम देख सकते हैं कि जो नेगेटिव सेंस में अगर हम देखें तो जो ह्यूमैनिटी सोशल साइंसेस बैकग्राउंड के बच्चे रहे हैं अपने ओरिजिनल डिग्री में, और जो हिंदी मीडियम से आने वाले या भारतीय भाषाओं के माध्यम से आने वाले बच्चे रहे हैं, हम देखते हैं कि उनका सफलता में जो हिस्सेदारी होनी चाहिए वो उस पैमाने पर नहीं है जितना हम लोग पसंद करेंगे। क्योंकि हम देख रहे हैं कि यूजुअली इंजीनियरिंग और मेडिकल बैकग्राउंड के बच्चे ज़्यादा अच्छा कर रहे हैं लगातार, यद्यपि वो सोशल साइंसेज के विषयों के साथ कर रहे हैं, वो भी एक इंटरेस्टिंग बात है। लेकिन ये मानना पड़ेगा कि अरसे से ऐसा रहा है, ऐसा नहीं कि हाल फिलहाल में ऐसा हो गया। लेकिन ये एक नेगेटिव जरूर है कि हम जितना चाहते हैं कि ग्रामीण पृष्ठभूमि के लोग, भारतीय भाषाओं से आने वाले लोग जिस पैमाने पर सफल हो, अभी उस पैमाने पर नहीं रहे। विषयों में ट्रेंड लगभग पिछले कुछ समय से लगातार चल रहा था कि सोशल साइंसेज के जो विषय हैं, या तो सोशियोलॉजी की बात करें, एंथ्रोपोलॉजी की बात करें, पीएसआईआर की बात करें, ये पीएसआईआर इन पॉलिटिकल साइंस इंटरनेशनल रिलेशन, ये कैंडिडेट्स ठीक ठाक मात्रा में हमें ऑप्शनल में दिखाई दे रहे हैं। हालांकि ये भी सच है कि ऑप्शनल अब एक डिसाइडिंग फैक्टर उस पैमाने पर नहीं रह जाता है। सभी चीजें महत्वपूर्ण होती है, लेकिन जनरल स्टडीज वाला हिस्सा चूंकि वेटेज में थोड़ा ज्यादा है, इसलिए उसका प्रभाव कुछ ज्यादा दिखाई देता है। बिल्कुल। ये आपने विषयों की बात की, लेकिन क्या किस तरह से आप देखते हैं? आपने एक बहुत अहम बात की कि जो हिंदी भाषी हैं या जो जो क्षेत्रीय भाषाओं का जो प्रयोग जो होता है वो छात्र थोड़ा से रह जाते हैं। खास क्या देख रहे हैं आप? ये बच्चे हमारे जो ये छात्र हैं, उम्मीदवार हैं, अधिकारी भी हैं इस बार, तो कितने सारे परिश्रम तो ये करते ही हैं। क्या कुछ बदलाव आप देख रहे हैं पिछले, अगर आप कुछ सालों का ट्रेंड देखें, क्या बदलाव आपने देखा है जो आया है हमारे इन इम्तिहानों में? जी, जब भी परिणाम आते हैं तो हमेशा इस बात पर चर्चा होती है, और इन दो चीजों की बात, कमिटमेंट की बात, परिश्रम की बात की जाती है। और मैं, जाहिर है कि कोई भी ये बात तो मानेगा ही कि इस स्तर की परीक्षा में कमिटमेंट की जरूरत होती है, परिश्रम की जरूरत होती है। लेकिन वी नीड टू अंडरस्टैंड इट कि बियॉन्ड अ पॉइंट इस चीज को एम्फेसाइज करने के बड़े जोखिम। ऐसा प्रतीत होता है इस तरह के वाक्यों से, इस तरह की कहानियों से, सक्सेस स्टोरीज से, जो कि हमें बहुत बड़े पैमाने पर बहुत सारी जगहों पर दिखाई देती है, ऐसे प्रतीत होता है मानो जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ वो कम मेहनती थे, उनका कमिटमेंट गलत था, या उनकी स्ट्रेटेजीज गलत थी। जबकि सच्चाई ये है कि आपको हर एक व्यक्ति के लिए जो सफल हुआ है, उसी कमिटमेंट लेवल, उसी स्ट्रेटेजी लेवल और उसी परिश्रम वाले 10 विद्यार्थी दिखाई देंगे जिनका चयन नहीं हुआ, और 10 में शायद कम ही कह रहा हूँ, उससे ज्यादा दिखाई देगा। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट civil services preparation is not based just on your commitment and your hard work. इसके अलावा बहुत सारे सोशल फैक्टर्स, बहुत सारे दूसरी चीजें इस पूरे इकोसिस्टम में काम करती हैं। आपके पास रिसोर्सेज कैसे हैं, आपका बैकग्राउंड कैसा है, आपको जो प्रिविलेजेस मिले हुए हैं वो प्रिविलेजेस कैसे हैं। आखिर कोई तो वजह होगी ना कि पहले से सर्विस में जो लोग थे उनका उनकी हिस्सेदारी
लगातार चयन में ज्यादा होती है। अगर आपको टॉप रैंकर्स में भी लगातार ऐसे लोग दिखाई दे रहे हैं जो पिछली बार भी लगभग टॉप रैंक पे थे, यानी कि आईपीएस थे और अपना अब एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में आए हैं। पर इसका सीधा मतलब ये है कि अब इट इज नो मोर अ लोन वुल्फ मैटर कि आपने कमरे का दरवाजा बंद किया और 16-16 घंटे पढ़े और आपका चयन हो गया। दैट इज नो मोर द केस। नाउ इट इज द एंटायर इकोसिस्टम दैट वर्क्स फॉर यू। अगर आपके पास आपके प्रिविलेजेस क्या थे, आपने कितनी तैयारी की, आपको कौन सी मेंटरिंग मिल रही थी, इत्यादि इत्यादि। सो मच सो कि अब इनका एक कहें कि तो एक तरह का बाड़ा बन गया है, जिस बाड़े के बाहर के लोगों के लिए अब चयन और भी ज्यादा मुश्किल। और इस वजह से हमें इस पूरे फिनोमेनन बहुत ही गंभीरता से एनालाइज करना चाहिए और इसको केवल रैग्स टू रिचेस स्टोरी की तरह सेलिब्रेट करने से थोड़ा सा अपने आप को रोकना चाहिए, क्योंकि सोशली ये बहुत अच्छी बात नहीं होगी जब हम ये दिखाने की कोशिश करेंगे कि मानो एक परीक्षा आपको रंक से राजा बना देने का सामर्थ्य रखती है। बिल्कुल ये बिल्कुल सोशली बहुत अनुचित प्रक्रिया होगी। बिल्कुल, आप हमारे साथ जुड़े और आपने अपनी राय साझा की, बहुत बहुत धन्यवाद। और वाकई में कई ऐसी उदाहरण भी हमें देखने को मिलते हैं कि जहाँ बिल्कुल घर में कुछ सहूलत नहीं है लेकिन फिर भी आईएएस बने, और कई जिस तरह से आप बता रहे हैं सर कि इकोसिस्टम पूरा है, जिस तरह से हम जो पहले से ही जो काम कर रहे हैं, कार्यरत हैं, वो ज़्यादा सफलता पाते हुए नज़र आ रहे हैं अपने आप में।